नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, केंद्र करेगा तय। आज से 12 घंटे खुलेंगी दुकानें। प्रदेश सरकार अगले चरण की तैयारी में जुटी। अफसर कर्मचारियों का हर माह कटेगा 1 दिन का वेतन। मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएगा वेतन। प्रदेश में किसी कर्मचारी का भत्ता नहीं कटेगा। उत्तराखंड में 1 जून से खुल सकते हैं धार्मिक स्थल। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने दिए संकेत। पिछले 2 महीने से बंद पड़े हैं धर्मस्थल। पौड़ी में टिड्डी दल को लेकर सतर्क हुआ कृषि विभाग। टीन के डिब्बे और थालियां बजाने की अपील। केदारनाथ धाम में 12 डिग्री तापमान में कार्य कर रहे हैं मजदूर। बारिश होने से पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं प्रभावित। धाम में 3 बड़े प्रोजेक्ट पर चल रहा है कार्य। कारोबारियों को खल रही श्रमिकों की कमी। अधिकांश कंपनियां खुलने से हो रही परेशानी। केवल 30 से 40% हो रहा है प्रोडक्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पिछले 1 साल की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। साथ ही ये भी कहा है कि 1 साल में लिए गए बड़े फैसले सपनों की उड़ान है। वर्ष 2014 में आपने, देश की जनता ने देश के बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमने गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। बीते 6 वर्षों की इस यात्रा में आपने निरंतर मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखा, अपना प्रेम बढ़ाया है। आपके आशीर्वाद की शक्ति से ही देश पिछले 1 साल में ऐतिहासिक निर्णयों को और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है, और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है। आपकी शक्ति आपके सामर्थ्य पर है। मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही हैं। आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह है। वैश्विक महामारी के कारण ये संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए ये संकल्प की घड़ी भी है। हमें ये याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। हमारे यहाँ कहा गया है, कृतम में दक्षिण हस्ते, जयो में सभ्य आहित। यानी हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है, तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। देश के निरंतर सफलता की इसी कामना के साथ मैं आपको पुनः नमन करता हूँ। आपको और आपके परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए। आपका प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी।
देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस की सीएम ने दी है बधाई। लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में है पत्रकारिता। देश को राजनीति, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में अहम भूमिका। देहरादून से बड़ी खबर बता दें आपको, हिंदी पत्रकारिता दिवस की सीएम ने बधाई दी है। लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में है पत्रकारिता। देश की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में अहम भूमिका। जागरूकता के प्रचार में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदी पत्रकारिता दिवस की सीएम ने बधाई दी है। लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में है पत्रकारिता। देश की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में अहम भूमिका। जागरूकता के प्रसार में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बधाई दी है। हिंदी पत्रकारिता दिवस की सीएम ने दी बधाई। कंपनियों के प्रोडक्ट्स को बाजार में डिमांड न मिलने की वजह से देहरादून के इंडस्ट्रियल एरियाज में स्थित इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल लेबर के अपने घरों को लौट जाने के बाद औद्योगिक कंपनियों को श्रमिक की कमी भी खलने लगी है। बता दें कि लॉकडाउन 4 की शुरुआत होने के बाद कई रियायतों के साथ उद्योगों को प्रोडक्शन की परमिशन मिलने के बाद पटेल नगर, मोहिबावाला, सेलाकोई औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकांश कंपनियां खुल गई हैं, लेकिन इनमें प्रोडक्शन 30 से 40% तक ही हो पा रहा है। इलेक्ट्रिकल गुड्स, शूज, पेन, रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनियों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इनमें तो 15 से 25% प्रोडक्शन हो पा रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश आदि बड़े शहरों के बाजारों में इन कंपनियों को डिमांड नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से उत्पादित माल की खपत नहीं हो पा रही। ये तो अच्छी बात है कि परमिशन मिल गई ऑपरेट करने के लिए। एटलीस्ट जो अप्रैल जो हमारा बिल्कुल ज़ीरो रेवेन्यू था, वो हम कुछ काम कर पा रहे हैं, वर्कर्स काम कर पा रहे हैं, दे आर बैक टू वर्क। बट परेशानी ये है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, सारा ट्रांसपोर्ट बंद है। जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस है वो हम आगे भेज नहीं पा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्ट अभी तक खुला नहीं है। पेमेंट के बड़े इश्यूज़ हैं, कहीं से भी हमारे कस्टमर्स कैसे पेमेंट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ स्टाफ की कमी है, उनके अकाउंट सेक्शन में कमी है, बिल्स प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं। तो ओवरऑल बड़ा ब्लीक सा लग रहा है इस समय सिचुएशन। फ्यूचर का भी कुछ मालूम नहीं क्या होगा। जो हम अभी कर रहे हैं सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल्स बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लास्ट सेल हमारी जो भी हुई थी वो मार्च के महीने में हुई थी, थोड़ी बहुत वो भी। इकोनॉमिक डाउन टर्न तो हम लोग अक्टूबर से फेस कर रहे हैं। हमारे स्टाफ को सैलरीज तो दी हैं, हमारा बहुत बड़ा काम नहीं है, तो हमारे को हम लोगों ने किसी तरह से करके हमने हमारे लिए वो परिवार जैसे हैं, छोटा सा परिवार है हमारा। अभी इससे आगे देने में हमारी ये नहीं समझ आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि जो हमने जून में तनख्वाह देनी है उसके लिए हमें क्या बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से पैसा हमारे पास फरवरी एंड के बाद से एक पैसे की रेमिटेंस नहीं आई है। और हमको नहीं समझ आ सकता कि हम कब तक अपने पैसों से काम करते रहेंगे। तो उसको पटरी पे लाने में समय तो लगेगा। अब जैसे अगर देखें, छोटे उद्योगों के सामने इस टाइम रॉ मटेरियल की दिक्कत है, लिक्विडिटी की दिक्कत है, मार्केट की दिक्कत है। इसी तरीके से थोड़ा सा हम और मीडियम एंटरप्राइजेस या लार्ज इंडस्ट्रीज़ को अगर देखें ओवरऑल कंटेक्स्ट स्टेट के, तो वहाँ पे लेबर की बड़ी शॉर्टेज इस टाइम है। तो जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत समय से काम कर रही हैं, उनके तो ये कह सकते हैं कि उनके यहाँ थोड़ा बहुत लेबर की उतनी दिक्कत नहीं है। पर जो थोड़ा सा बड़ी इंडस्ट्रीज़ या मीडियम साइज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे लेबर की इस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो धीरे धीरे किस तरीके से, क्योंकि लॉजिस्टिक्स सारा डिस्टर्ब हुआ है, रॉ मटेरियल कैसे लाएं, कैसे माल को तैयार करके बाहर भेजें, उसके बाद पैसा बाज़ार से वापस नहीं आ रहा है, जो पहले से फंसा हुआ है वो पैसा वापस नहीं आ पा रहा है। तो लिक्विडिटी क्रंच बहुत ज़बरदस्त है। बाद मौसम खराब हो रहा है, जिस कारण धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों पर इसका असर पड़ रहा है और धाम में हो रहे मंदिर के पुजारियों, मजदूरियों और
पुलिस के जवानों को भारी ठंड से परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम में इन दिनों 12 डिग्री तापमान है, जबकि रात के समय 8 डिग्री तापमान होता है। दरअसल मई माह के अंतिम दिनों में भी केदारनाथ की चोटियों पर बर्फबारी तो केदारनाथ धाम में बारिश हो रही है। बारिश से केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ रही है। आए दिन बारिश होने से धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। इन दिनों धाम में मंदिर के पीछे आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल का निर्माण, तीर्थ पुरोहितों भवन एवं आस्था पथ का कार्य चल रहा है। जो लोग धाम में मौजूद हैं उन्हें भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वुड स्टोन कंपनी के प्रबंधक मनोज सेमवाल ने बताया कि केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य करना किसी चुनौती से कम नहीं है। केदारनाथ में आज का जो तापमान है वो दिन में 12 से 13 डिग्री के लगभग है और रात को जो है 7 से 8 डिग्री के लगभग होता है। यहाँ पर जो काम करने में जो दिक्कत आती है वो ये है कि 12 बजे और 1 बजे के बाद हमेशा बारिश, रिमझिम बारिश हमेशा लगी रहती है, जिससे हमारे काम करने में बड़ी बाधा आती है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर गरुड़ के ग्राम प्रधानों ने प्रदेश में आ रहे प्रवासियों को जिला स्तर और तहसील स्तर पर प्रशासन द्वारा क्वारंटीन नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाड़ी के खिलाफ खंडपीठ ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ, जिलाधिकारी बागेश्वर, सीएमओ बागेश्वर, उप जिलाधिकारी गरुड़, बीडीओ गरुड़ सहित केंद्र सरकार से 2 जून तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 2 जून की तिथि नियत की गई है। आपको बता दें, अधिवक्ता डीके जोशी ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन सुविधाओं को दुरुस्त करने और ग्राम पंचायत लेवल पर आ रही दिक्कतें, जैसे कि ग्राम प्रधानों को अभी तक कोई सरकारी सुविधाएं, कोई फंड जारी नहीं किया गया है, तो इन सब सुविधाओं में अभाव को देखते हुए एक जनहित याचिका पर आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में सुनवाई हुई है। ग्राम क्षेत्रों में जो ग्राम संगठन हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, उनको फंड मुहैया कराया जाए, इस आशय को लेकर के ये जनहित याचिका दायर की गई है। ऊधम सिंह नगर जिले में 4 और कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद अब जिले का आंकड़ा 61 हो चुका है। चारों संक्रमित मरीज महाराष्ट्र से लौटे हैं और उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंतनगर क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया है। चारों संक्रमित मरीज ऊधम सिंह नगर जिले के रहने वाले हैं। अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 61 हो चुकी है, जिसमें से 7 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। चारों संक्रमितों में से 3 संक्रमित मरीज खटीमा और 1 मरीज किच्चा का रहने वाला बताया जा रहा है। आज सुबह 4 केस पॉजिटिव हमारे बैकलॉग से आए हैं और ये सभी जो है यही ऊधम सिंह नगर जिले के रहने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त जो है कल तक 57 थे हमारे, आज 4 बढ़ के जो है 61 केसेस की हमारी संख्या हो गई है, जिसमें से 7 लोग ठीक होकर अपने घरों में जा चुके हैं। बाहर प्रदेशों से घर लौट रहे प्रवासियों को उनके घर और उनके नगर के स्कूलों में क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिसकी व्यवस्था के लिए डोईवाला क्षेत्रों के सभी ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों को बहुत जल्द ही सरकार की ओर से धनराशि मिल जाएगी। बता दें कि ग्राम पंचायतों में घर वापसी कर रहे लोगों को होम या फिर क्वारंटाइन करने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन ने ग्राम प्रधान को दे दी है, लेकिन अभी तक 1 भी रुपए की मदद ग्राम प्रधान को नहीं मिली है, जिससे ग्राम प्रधान को क्वारंटाइन सेंटर में तमाम सुविधाओं जुटाने के लिए अपनी जेब से ही खर्च करना पड़ रहा है। बीडीओ बीएस नेगी ने कहा है कि सभी ग्राम प्रधानों को खर्च का ब्यौरा देने को कहा गया है, ताकि सभी को क्वारंटाइन सेंटर पर खर्च किए गए रुपए का भुगतान हो सके। ग्राम प्रधानों को इसके लिए नामित किया गया है और ग्राम पंचायतों में वही इसको देखेंगे, जिसके लिए हमने स्कूलें, घर और ये सामुदायिक मिलन केंद्र हैं या स्कूल इंटर कॉलेज हैं, आवश्यकता अनुसार उनका अधिग्रहण कर लिया गया है और उसमें यथा जैसे जैसे आ रहे हैं उनको रखा जा रहा है। प्रधान ग्राम पंचायत की देखरेख में।
जहां एक तरफ लॉकडाउन के चलते पूरा देश मंदी की महामारी झेल रहा है, उसमें से एक किसान भी हैं जो लॉकडाउन के चलते दोहरी मार झेल रहे हैं। दरअसल रुड़की के भगवानपुर तहसील में पिछले 2 महीनों से मंदी की मार झेलते आ रहे वहीं किसानों के चेहरे महज इसलिए खिल उठे हैं कि आम की फसल का सीजन आ गया है और इस आम की फसल से मंदी की मार से कुछ हद तक निजात मिल सके, लेकिन ईश्वर को यह भी मंजूर नहीं था। आपको बता दें, देर रात आई तेज हवाओं के कारण लगभग आम की फसल का तकरीबन 60% नुकसान हो गया है, जिसके चलते किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज आंधी के चलते भारी मात्रा में हुए भारी नुकसान के कारण किसानों के चेहरे उतरने लगे हैं। किसानों का कहना है कि इस आपदा के बाबत जल्द ही तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई जाएगी। यहाँ भगवानपुर ब्लॉक में जो हमारा नदी पार का घाट क्षेत्र का इलाका है, उसमें ज़्यादा बागवानी है। वहाँ से कृषि कम है, किसान कम है, वहाँ बागों का क्षेत्र ज़्यादा है। और हमारे यहाँ किसानों की रात की तूफान आने से आम की फसल पर ज़बरदस्त नुकसान है। जो आम लग रहे थे वो अपनी मध पे आने से पहले, टूटने से पहले कच्चे आम सारी नीचे गिर गए। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए अब ऊधम सिंह नगर स्वास्थ्य महकमे ने जिला अस्पताल रुद्रपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू कर दिया है। बता दें कि स्वास्थ्य महकमे को अब कोरोना संक्रमित मरीजों के जिले से बाहर इलाज कराने के लिए नहीं भेजना पड़ेगा। रुद्रपुर के जिला अस्पताल जवाहरलाल नेहरू की 3री मंजिल पर बनाए हुए आइसोलेशन वार्ड में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। 4 मरीजों के साथ ही जिला अस्पताल में 12 कोरोना संक्रमितों का इलाज शुरू कर दिया है। दरअसल कुमाऊं के 6 जिले से संक्रमित मरीजों का इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में हो रहा है और आइसोलेशन वार्ड में भर्ती लोगों को रुद्रपुर एक निजी होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। डिप्टी सीएमओ अविनाश खन्ना ने बताया कि जिला अस्पताल में कोविड-19 संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। 4 नए मामले आने के बाद अब जिला अस्पताल में 12 कोरोना पॉजिटिवों का इलाज चल रहा है। एक अच्छी बात खबर ये भी है कि अब ज़िले में ही कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज होगा। कल तक हमारे 8 पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज हमारे जिला अस्पताल में शुरू हो चुका है और जो आज 4 पॉजिटिव आए हैं ये भी हमारे जिला अस्पताल में ही उनका उपचार किया गया है। उत्तरकाशी में शुक्रवार को गुलदार ने रामा गांव में अलग अलग जगह 6 लोगों पर हमला करके घायल कर दिया। लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहली घटना शुक्रवार सुबह हुई। खेत पर हल लगाने जा रहे एक युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया। इस बीच उसे बचाने आए युवक को भी गुलदार ने हमला करके घायल कर दिया। युवकों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण वहां पहुंच गए। ग्रामीणों का शोर सुनकर गुलदार जंगल की ओर भाग निकला। तो दूसरी घटना शाम 5 बजे रामा गांव और पंथान गांव के बीच हुई, जहां गुलदार ने एक अधेड़ व्यक्ति पर हमला करके गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। घटनास्थल के निकट खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने हल्ला गुल्ला किया, तभी किसी तरह व्यक्ति की जान बच पाई। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सीएचसी पुरोला में प्राथमिक उपचार के बाद दून अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं तीसरी घटना शाम करीब 7:30 बजे की है, जहां गुलदार ने 3 ग्रामीणों पर हमला करके उसे घायल कर दिया। ग्रामीणों ने क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त लगाने की मांग करी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीमांत क्षेत्र के खटीमा किलपुरा रेंज में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने घेराबंदी करके जंगलों में अवैध शीशम का कटान करते 6 तस्करों की लकड़ी सहित गिरफ्तार करके जांच शुरू कर दी है। वन क्षेत्राधिकारी नक्षत्र शाह ने बताया कि गश्त के दौरान किलपुरा रेंज के इलाके में वन तस्करों द्वारा अवैध बेशकीमती लकड़ी का कटान करते वक्त तस्करों को गिरफ्तार करके वन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले में जांच जारी है और भी मुख्य आरोपी जो इस मामले में पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मुखबिर की सूचना के आधार पर हमें ये पता चला कि बनपुरा नदी के आसपास अवैध शीशम का कटान हो रहा है और हम मौके पे गए और हमने उन 6 लोगों को हिरासत में लिया है और इनके ऊपर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं बड़ी खबर की। उत्तराखंड मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। 3 जून तक हल्की बारिश की जताई गई है संभावना। उत्तराखंड मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 3 जून तक हल्की बारिश की जताई गई है संभावना। उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की आशंका। पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 3 जून तक हल्की बारिश की जताई गई है संभावना। उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की आशंका। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश की संभावना भी बनी हुई है। जिलाधिकारी के आदेशानुसार बाजपुर क्षेत्र कोसी नदी में अवैध खनन मामले पर कई दिनों से खनन अधिकारियों और राजस्व विभाग टीम की छापेमारी लगातार चल रही है, लेकिन अधिकारियों से आंख मिचौली खेलते हुए खनन माफिया बेखौफ होकर रोजाना सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। जहां तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान ने टीम के साथ खनन क्षेत्र में छापेमारी करी। अधिकारियों की जानकारी मिलते ही खनन माफियाओं में हड़कंप सा मच गया। अपने अपने वाहनों को लेकर वो भागने लगे, लेकिन छापेमारी में उप खनिज से लिप्त एक डंपर को पकड़ लिया है। तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि खनन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ रात दिन छापेमारी की जा रही है। अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई जारी है। कार्रवाई एक डंपर पकड़ा गया है यहाँ बाजार घाट के सामने। उसको पकड़ कर आए थे, उसने ड्राइवर ने जबरदस्ती कोसी नदी में गलत रास्ते में डाल कर फंसा दिया गया। उसको निकालने की तैयारी की जाए तो कंडक्टर और क्लीनर को उसको यहाँ पकड़ कर पुलिस चौकी में सुपुर्द कर दिया गया। यदि वो ले आएंगे अपना डंपर निकलवा कर तो उनको छुड़वा दिया जाएगा। नेपाल के काठमांडू में लॉकडाउन के दौरान कुछ भारतीय फंसे हुए हैं। उन्हें भारत सरकार की सहायता से बॉर्डर पार करा दिया गया है और स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी को गृह जनपदों में भेजने का कार्य जारी है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे गुजरात के लोगों ने बताया कि लॉकडाउन में भारत सरकार द्वारा सभी को खान पान की व्यवस्था की गई थी, लेकिन नेपाल में फंसे भारतीयों को नेपाल सरकार ने किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करी। में था 2.5-3 महीने से पहले से, फिर लॉकडाउन होने से मैं वहीं फंस गया। मेरे को इंडिया आना था लेकिन आ नहीं पा रहा था। फिर मैं 2.5 महीने से एम्बेसी में रोज मेल कर रहा था लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा था। फिर एक दिन कॉल आया कि आप एम्बेसी के द्वारा बसें जा रही है तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। तो हमने कांटेक्ट किया। और गुजरात जाना है। मैं दर्शन करने पशुपति गया था और लॉकडाउन हो गया तो मैं वहीं फंस गया और फिर वहीं होटल में अपने खर्चे से रहा था। उधर नेपाल का वहाँ एम्बेसी से बात की तो बोले यहाँ की सरकार नहीं करेगी, तुमको खुद को ही करना होगा। तो इंडिया सरकार ने वहाँ से हमको एम्बेसी द्वारा इधर बुलाया है और यहाँ से कुछ सरकार अच्छी सुविधा।
रुद्रप्रयाग में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों का हाल बुरा हो गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ रेड जोन से आए लोगों को सामान्य लोगों के साथ रखा जा रहा है, जिससे बीमारी के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। साथ ही सेंटरों में पंखा, बत्ती जैसी सुविधाओं का भी रोना है, जिससे क्वारंटाइन किए गए लोग परेशान हो चुके हैं और दहशत में जीने को मजबूर हो गए। जिलाधिकारी महोदया ने से वार्ता हुई है, उन्होंने एक आदेश भी किया है कि बाहर से जो भी आएंगे रेड जोन से उनको होटल में ही क्वारंटीन किया जाएगा। जो थोड़े से कम रेड जोन के से आएंगे, कंटेनमेंट एरिया के बाहर के आएंगे, तो उनको हाइब्रिड या होम क्वारंटीन के लिए एडवाइस किया जाएगा। से लोग जो रिस्क में हैं उनको साथ में रखा गया है, उसको मैं दूर करूंगी, आपने संज्ञान में डाल दिया है, हम देखेंगे इसको। साथ में हाइब्रिड क्वारंटीन में जो बहुत लंबे समय से लोग रह रहे हैं, यदि 14 दिन उनके पूरे हो जाते हैं तो उनको उनके घर में होम क्वारंटीन किया जा सकता है। ये प्रयास हम लोगों का रहेगा ताकि जितनी उपलब्ध अब हमारे पास संसाधन है, जितने पंचायत घर या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हैं, उनका हम लोग यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के लिए यूज़ करें जो लोग रिस्क एरियाज से। खटीमा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खटीमा से इस वक्त की बड़ी खबर, खटीमा से इस वक्त की बड़ी खबर, तराई इलाकों में बारिश हुई शुरू, क्षेत्र में लोगों को गर्मी से मिली राहत। खटीमा से बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों को गर्मी से राहत मिल गई, सुबह से ही मौसम खुशनुमा हो गया है। रिमझिम हो रही बारिश से मौसम बदल गया है। खटीमा से बड़ी खबर बता दें, तराई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है, लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। सुबह से मौसम हुआ है खुशनुमा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं हो जाए।